यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चीनी वायरस HMPV के इलाज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे चीनी वायरस क्यों बोला है? वायरस तो चीनी नहीं है, लेकिन ये चाइना में फैल रहा है बहुत ज़्यादा। कितना फैल रहा है, कितना नहीं फैल रहा है, उसके बारे में अभी तो परफेक्ट तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके केसेस इंडिया में भी आना शुरू हो गए हैं। 5 से 6 केसेस इसके इंडिया में आ चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब में ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये वायरस कहीं का भी हो, लेकिन अपने को इसका इलाज का पता होना चाहिए कि यार अब अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो HMP वायरस है, जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, इसका जो फुल नेम है, ये कैसा वायरस है? रेस्पिरेटरी वायरस दैट प्राइमरली कोज अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो फेफड़े जो होते हैं और जो ट्रैकिया होती है, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है ये। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द न्यूमोवेरिडी फैमिली एंड इट वाज आइडेंटिफाइड इन 2001। ठीक है, 2001 में इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, इसकी जो ये फैमिली है न्यूमोवेरिडी, ठीक है, लेकिन ये जो मेन जो इसका इफेक्ट है वो है अपने श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन कर देता है, जिससे अपने को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि जो फेफड़ों में अगर जो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से अपने को कफ होगी, ठीक है, खांसी चलेगी, और कोल्ड हो सकता है, रनी नोज़, ठीक है, बार बार नाक से पानी बहना, फीवर आ सकता है, फैटिकनेस अपने को फील होगी, थकान सी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, न्यूमोनिया हो सकता है उससे, ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है, जो ब्रोंकियल्स जो होते हैं ना, जो अपना जो फेफड़ों का जो एंड पार्ट होता है ना, जिसमें हवा मतलब कि अपनी जो सांस लेते हैं तो वो हवा जो फिल होती है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, उनके अंदर तक स्वेलिंग आ जाती है। तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी इससे हो जाती है, जैसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, खांसी आती है, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट नहीं होता वैसी हालत इससे हो जाती है अगर सीवियर इन्फेक्शन हो उस केस में। स्प्रेडिंग की बात कर लेते हैं, फैलता कैसे है? थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज इट कैन आल्सो स्प्रेड बाई। ठीक है, अब जब कोई भी इंसान जिसको ये इन्फेक्शन हो रखा है, जब वो छींकता है, खांसता है, तो जो उसके ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो ये वायरस उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, अब ये स्प्रेड हो सकती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी, ठीक है, या जैसे किसी सरफेस को उसने टच किया या फिर किसी सरफेस पे उसकी ड्रॉपलेट गिर गई है, वहाँ पे अगर कोई हेल्दी पर्सन टच कर रहा है तो उसको वो कंटेमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, वो फैल जाएगा उसके। क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो अगर वो ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी ये जो है स्प्रेडिंग इसकी वायरस की HMPV की हो सकती है। तो इस तरीके से ये फैल सकता है। अभी किसके लिए ज़्यादा रिस्की? जो यंग चिल्ड्रन है, छोटे जो बच्चे हैं जिनकी अभी मतलब कि उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, या जो इम्यूनिटी उनका जो है वो अभी धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज में है। एल्डरली इंडिविजुअल्स, जो ज़्यादा बूढ़े लोग जो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक है, जो वीकेंड इम्यूनिटी वाले होते हैं, उनके ऊपर ये रिस्की ज़्यादा होता है। या फिर किसी को जो क्रोनिक लंग कंडीशन है, या किसी को COPD अस्थमा जैसी प्रॉब्लम ऑलरेडी है और उसको ये वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। तो इन सब के लिए ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये वायरस। ठीक है, वैसे नॉर्मली अभी देखा जाए तो ये जो कुछ साल 2 साल के या फिर जो बच्चे हैं ना, 3 साल से छोटे बच्चे, उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो फिलहाल जो फैल रहा है। ठीक है, जो न्यूज़ देखने को अपने को मिल रही है उसमें। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो अपन कैसे पता लगाएंगे कि उसको HMPV का इन्फेक्शन है। टेस्ट किया जाता है उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि कोरोना वायरस का आपने नाम सुना होगा, उसके केस में भी इसी टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता था कि जो वहाँ पे वायरस जो है वो है या नहीं है, उसका पता लगाया जाता है, या फिर कल्चर मेथड के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे अपने को वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने कौन सा वायरस है जिसका इन्फेक्शन हुआ है। तो इस केस में अपन ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात आती है वो आती है ट्रीटमेंट की। इन्फेक्शन का पता लग जाए तो उसका कैसा ट्रीटमेंट करते हैं लोग, और जो जिनको इन्फेक्शन हुआ है डॉक्टर उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या उनको मेडिसिन दी जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। करंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर द HMPV। ठीक है, इस वायरस के लिए कोई भी ऐसा एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो कि हाँ ये दे दे तो मतलब कि कोई ड्रग जो कि इससे को ख़त्म कर सके, इस वायरस को ख़त्म कर सके बॉडी से, या फिर इसकी ग्रोथ को रोक सके, ऐसा कोई भी ड्रग अभी अवेलेबल नहीं है। तो नहीं है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? तो पेशेंट की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना पड़ेगा, या फिर जो उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और जो मेन जो चीज़ है वो प्रिवेंशन और उसकी इम्यूनिटी पे अपने को ध्यान देना है। उसमें अपने को क्या क्या कर सकते हैं?
जैसे कोई माइल्ड केस आता है अपने पास जिसको हल्का फुल्का खांसी जुकाम बुखार है, तो उसको क्या करना है, एंटीबायोटिक देंगे अपन। उसको बुखार है ज़्यादा है तो उसको अपन पैरासीटामोल 650 दे सकते हैं। अगर उसको बॉडी पेन भी है साथ में तो आइबुप्रोफेन और पीसीएम का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, फ्लेक्सोन। ठीक है, ये ड्रग जो होती है ये दिन में 3 बार, ठीक है, या दिन में 2 बार अपन दे सकते हैं, वो केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो ड्रग है वो एंटीहिस्टामिन की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को कफ है, रनी नोज़ है, ठीक है, छींक बार बार आ रही है, तो उसको रोकने के लिए अपन यहाँ पे मोन्टास एल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मोन्टास एफेक्स जो आता है, ठीक है, मोन्टेलुकास, जिसके अंदर फेक्सोफेनेडिन होता है, इसका इफेक्ट अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे नॉर्मली अपन मोन्टास एल यूज़ करते हैं तो माइल्ड केस में उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इन दोनों में से कोई सी ड्रग आप यूज़ कर सकते हो। इसको सुबह शाम भी दे सकते हैं और रात को सोते टाइम भी पेशेंट को दी जा सकती है। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन को अपने को यूज़ करना है, एंटीबायोटिक अपने को लेनी है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है कफ सप्रेसेंट। ठीक है, अब किसी को खांसी चल रही है, ठीक है, बलगम वगैरह आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसकी कफ को ख़त्म करने के लिए, उसकी खांसी को ख़त्म करने के लिए अपने को सिरप देनी पड़ेगी। अगर किसी को सूखी खांसी है तो उसको जो ग्रिलिंट्रिक्स देंगे अपन, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन आता है। ठीक है, कोई भी ऐसी सिरप खांसी जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन, हाइड्रोब्रोमाइड और सीपीएम इसके अंदर आता है, उसको अपन देंगे तो उसकी कफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को गीली खांसी है कि साथ में कफ भी आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन लिवोसाल्बुटामोल एम्ब्रोक्सा हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब ये जो सिरप होती है उसकी 10-10 ml दिन में 3 बार दी जाती है, इसका भी 10-10 ml दिन में 3 बार तक अपन दे सकते हैं। ये मैं एडल्ट की बता रहा हूँ, बच्चों के हिसाब से अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपन जो डोज कैलकुलेशन के थ्रू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, डोज जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कफ सप्रेसेंट की अपने को ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है स्टेरॉइड्स। ठीक है, कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक नहीं हो रहे तो उनके लिए स्टेरॉइड्स की भी यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे अपन माइल्ड केस में लो डोज स्टेरॉइड यूज़ करेंगे। लो स्टेरॉइड जैसे बेटनीसोल हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, इनकी एक टैबलेट अपन सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। जो भी अपन ये ड्रग दे रहे हैं सारी खाना खाने के बाद में ही पेशेंट को दी जानी है। ठीक है, माइल्ड केस में अपन इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अपने को हाइड्रेशन, उसको मतलब कि बॉडी को फुल हाइड्रेटेड रखना है और जितना हो सके उसको रेस्ट करने देना है। धूल मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, ज़्यादा रेस्ट करवाना है, हाइड्रेशन उसको रखना है, पानी वानी अच्छे से पीना है। ठीक है, तो माइल्ड केस के अंदर अपन ये ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। उसके बाद में बात आती है मॉडरेट टू सीवियर केस। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, भाई सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसको HMPV का इन्फेक्शन है वो कन्फर्म हो गया है, तो उसको अपन क्या करेंगे कि ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे अपन उसको इन्हेलर दे सकते हैं, या फिर जो उसको जो नेबुलाइज किया जाता है साल्बुटामोल का जो सॉल्यूशन होता है उससे अपन उसको नेबुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मॉडरेट टू सीवियर केस में अपन ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में 7वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, अगर ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको वेंटिलेशन पे रखा जा सकता है, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है, जिसके अपन जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो मास्क उसको पेशेंट को लगाया जाता है, जिससे उसको ऑक्सीजन आसानी से मिल सके। उसकी जो खांसी वगैरह उसको ज़्यादा चल रही है, जिसमें उसको सांस लेने में जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है उसमें आराम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट को एडमिट भी किया जा सकता है सीवियर केस के अंदर। उसके बाद में इसके अंदर स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड दिया जाता है 3-4 दिन के लिए, ताकि जो उसका जो इन्फेक्शन होता है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे प्रेडनिसोलोन 20 mg या फिर 10 mg की टैबलेट यूज़ की जाती है, जिसको दिन में 2 बार दी जाता है। ठीक है, दिया जाता है। या फिर जो डेफ्लाज़ाकोर्ट होती है, जिसको अगर सूखी खांसी है या फिर तो उसको प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। अगर किसी को गीली खांसी है तो उसको कफ को सुखाने के लिए भी अपन डेफ्लाज़ाकोर्ट जो स्टेरॉइड होता है ये काफ़ी अच्छा काम करता है गीली खांसी में। तो डेफ्लाज़ाकोर्ट की भी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जा सकती है। तो यहाँ पे अपने को हैवी स्टेरॉइड यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट जल्दी से उसको आराम मिले। उसका जो इन्फ्लेमेशन हो, जो लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन वगैरह हो गया है, ठीक है, या फिर जो न्यूमोनिया वगैरह कंडीशन हो गई है, तो उससे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले, उसके लिए स्टेरॉइड यूज़ करते हैं सीवियर केस में। उसके बाद में 9 नंबर पे है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक कब यूज़ की जाती है? ओनली इफ बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, ठीक है, इफ सस्पेक्टेड सच एज सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया। ठीक है, अगर उसको उसके साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी को होगा तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट इन्फेक्शन जो है, जैसे मान लेते हैं कि किसी को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो जो फर्स्ट इन्फेक्शन जो उसका हुआ है, जो वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी है तो उसको एंटीबायोटिक भी देना ज़रूरी है। तो वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट इन्फेक्शन वायरस और सेकंड इन्फेक्शन सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया, जिसको अपन बोल सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। तो इस केस में एंटीबायोटिक भी पेशेंट को दी जाती है। तो अगर अपन एंटीबायोटिक की बात करें तो जो अमोक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं, या फिर जो सेफुरोक्साइम होते हैं उसका भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो सेफलोस्पोरिन ग्रुप की जो ड्रग होती है उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन है उसका भी यूज़ अपन
कर सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर केस के अंदर। तो HMPV वायरस का अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और मेनली उसका ध्यान रखा जाता है उसकी इम्यूनिटी का, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है, फल फ्रूट उसको खिलाएं, ठीक है, नारियल पानी वगैरह उसको आप पिला सकते हैं, ठीक है। उसकी हेल्थ का आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर मॉडरेट टू सीवियर केसेस आए तो जो लास्ट अपन ने जो बात किया माइल्ड केस में, उसके साथ साथ में ये चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाती हैं, क्योंकि सीवियर केस के अंदर अगर पेशेंट को अगर एडमिट किया जाता है तो वहाँ पे अपन जो फ्लूइड की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे पेशेंट को IV फ्लूइड दिया जाता है। अगर पेशेंट एडमिट है तो उसको हाइड्रेट करने के लिए कंटिन्यूसली IV फ्लूइड भी उसको दिया जाता है ताकि उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। यहाँ पे अपने को प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं उनका ध्यान रखना है कि अपने को बीमारी से जितना हो सके उतना बचाना है, अपने को हाइजीनिक मेंटेन करनी है, हाथों को अपने को हमेशा खाना खाने से पहले बाद में धोना है, ठीक है, ज़्यादा धूल मिट्टी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, ठीक है। ज़्यादा अगर अपन रोड के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो अपन को मास्क लगाना चाहिए क्योंकि अभी जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस बीमारी से बचने के लिए अपने को प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इलाज से अच्छा उसका रोकथाम ही बहुत ही अच्छा उपाय है। तो HMP वायरस का इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उसका इस प्रकार से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि जो चीनी वायरस जो फैल रहा है, ठीक है, HMP वायरस, तो आपको इसको बचाने में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया। आप हो सके तो जितना हो सके उतने से ज़्यादा गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिए, ये भी प्रिवेंटिव मेजर के अंदर आता है। और अपने घर वालों को भी एजुकेट करें कि आपको किस तरीके से रहना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।